बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया SOFT में। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अर्थशास्त्र का जो बुक है वो 12वीं फर्स्ट ईयर दोनों के लिए बहुत उपयुक्त है। 12वीं में 12वीं के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है, पर जो फर्स्ट ईयर में आपकी जो इकोनॉमिक्स है उसमें से जो टॉपिक यहाँ पर भी दिया है, जो यहाँ है और वहाँ भी आना है, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से जानेंगे वो इम्पोर्टेंट थ्योरी जो 15 नंबर के आएंगे। और आपसे अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाते हैं तो 15 नंबर आराम से आपको मिलेगा। तो कौन कौन से वो चैप्टर है जो इसमें है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है मांग के अर्थ, मांग की लोच का अर्थ, दोनों को प्रभावित करने वाले तत्व। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है पैमाने का प्रतिफल। ये दो टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आपका 30 नंबर का तैयारी हो जाएगा। तो अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो चलिए मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ, बताता हूँ। और अगर आपने अब तक बुक नहीं लिया है तो फटाफट बुक या जयमाला ले लीजिए ताकि जल्दी से आपका तैयारी हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अभी समय बहुत ही कम है। और ऐसे में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है मांग एवं बाजार मांग का अर्थ और परिभाषा, तो केवल मांग का अर्थ और परिभाषा मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या होता है, मांग का अर्थ किसी वस्तु की प्राप्ति या इच्छा से लोग ये अनुमान लगाते हैं। मांग मतलब उसका डिमांड, ठीक है। किंतु अर्थशास्त्र में किसी वस्तु को प्राप्त करना या उसकी इच्छा होना ही मांग नहीं कहलाता, बल्कि इसका एक विशेष अर्थ है और महत्वपूर्ण अर्थ है, जहाँ पर समय, कीमत और वस्तु की मात्रा तीनों को ध्यान में रखना होता है। तो मांग के साथ एक निश्चित मूल्य और एक निश्चित समय को बताना आवश्यक होता है। इस दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है, जिसमें से पहला है बेनहम के अनुसार किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। दूसरा है किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका है जिन्हें क्रेतागण एवं निश्चित समय पर उसकी सभी संभावित कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो मांग का अर्थ वही होता है, देखा जाता है कि एक मूल्य पर एक समय में उसकी मात्रा के अनुसार क्रेता उसको उसकी मांग कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो होता क्या है, कई बार मांग कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है, तो डिपेंड करता है उसके निश्चित मूल्य, मात्रा और समय पर। तीनों का वहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। हम देखते हैं कि जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो कोट, रेन कोट, जैकेट, इन सब की मांग बहुत बढ़ी हुई होती है। वहाँ पर समय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्लस मात्रा मतलब वहाँ पर क्वांटिटी, क्वालिटी हो जाती है कि अगर अच्छी किस्म की है तो फिर आप दाम भी ज़्यादा रख सकते हैं और वो बिकेगा भी बिकेगा। लेकिन मान लेते हैं 500 के सामान को आपने ठंड में 1000 रुपये में भी बेचा और बिका, क्योंकि उसमें समय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन अभी आप महसूस कर रहे हैं होली के आते आते गर्मी इतनी बढ़ चुकी है, बीते दिन आपने महसूस किया होगा, बीते रात में काफ़ी गर्मी लगी थी। तो अब कोई व्यक्ति उस जैकेट को जिसको 1000 रुपये में बेच रहा था, अगर वो 200 रुपये छूट में भी बेचे तो क्या अभी बिकेगा? नहीं, अभी अब उसकी ज़रूरत है ही नहीं। अभी सिर्फ पतले पतले नॉर्मल कपड़े बिकेंगे, हाफ छोटे छोटे, जो कि गर्मी में हम पहनते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्या अब समय का महत्व है उस जैकेट के लिए, उसके अनुरूप है? नहीं है। तो एक निश्चित समय में एक निश्चित मूल्य और मात्रा के अनुसार जो मांग आती है उसी को हम मांग कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में, ठीक है। अब इस मांग को प्रभावित कौन कौन कर सकते हैं, तो देखिए, मांग को प्रभावित करने वाले हमारे पास 11 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 11 तत्व हैं। उनको डिटेल से आपको जानना होगा, समझना होगा, ठीक है। तो 11 तत्व कौन कौन से, चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला, वस्तु की कीमत। दूसरा है उपभोक्ता की आय। तीसरा है धन का वितरण। चौथा है उपभोक्ता की रुचि। पांचवा है संबंधित वस्तु की कीमत। छठा है मौसम एवं जलवायु। सातवां है जनसंख्या। आठवां है व्यापार चक्र। नौवां है भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा। और 10वां है मुद्रा में परिवर्तन, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। और 11वां है सरकारी नीति। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, उस पर हम डिस्कस करते हैं, वो है वस्तु की कीमत। देखिए, वस्तु की मांग कम होगी कि ज़्यादा होगी वो उसके कीमत पर डिपेंड करता है, और कीमत का सबसे बड़ा हाथ है मांग को घटाने या बढ़ाने में, ठीक है। जैसे कि कुछ चीज़ों पर कीमत का प्रभाव नहीं भी पड़ता, उसको भी समझेंगे। जैसे रोज़मर्रा की वस्तुएं,
रोज़मर्रा की वस्तुएं जैसे कि आप देखते हैं उसको अल्पकालीन के शरीर में हम लाते हैं। दूध हो गया, सब्जी हो गई, ये सब चीज़ क्या है, रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, जिसमें से कई लोग इसके आदी भी हो जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कई लोग आदी होते हैं, जैसे कि कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, तो उनको डेली का 1 लीटर दूध पीना अनिवार्य है। तो मान लेते हैं सामान्य 1 लीटर 20 रुपये में अगर मार्केट में बिक रहा है और किसी दिन 40 हो गया, तो वो अपना डाइट को नहीं बदल सकता, वो एकदम कंटिन्यू चल रहा है और उसको आदी हो गया वो उसका, तो 40 रुपये में है तब भी वो बिकेगा। तो एक मांग उसकी निश्चित तालिका में बनी रहेगी। लेकिन मान लेते हैं एकाएक कहीं 100 रुपये में किसी दिन दूध बिकने लगा, तो क्या होगा, उसके मांग में कमी आ जाएगी। क्यों आएगी? अचानक किसी दिन 100 रुपये हुआ है और ये लंबे समय तक नहीं रहने वाला, तो ग्राहक भी ये सोच लेते हैं कि ठीक है आज अचानक बढ़ गया है तो हम 1-2 दिन नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, 2 दिन बाद खरीद लेंगे। ये दूध पाउडर से भी काम चला सकते हैं जिनको चाय वगैरह पीना हो। तो ये अल्पकालीन चीज़ ऐसी होती है जिनको कुछ समय तक टाला जा सकता है, तो इन पर कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वस्तु की कीमत का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आप देखते हैं कोई भी नई कंपनी मार्केट में आती है, चिप्स के ही जैसे कोई अलग नाम से चिप्स बना रही है, बिस्कुट बना रही है, कपड़े बना रही है, कुछ भी खाद्य पदार्थ बना रही है, तो वो ये देखता है कि मार्केट में मेरा कॉम्पिटिटर जो है, मैंने जो बनाया है वैसे बहुत लोग बना रहे हैं, तो उन्होंने किस कीमत पर लॉन्च किया है। अब हम देखते हैं कि मान लें 10 रुपये में सभी कंपनी बिस्कुट बिक रही है और मैं सीधा 30 रुपये का बिस्कुट ला रहा हूँ, तो ऐसे में तो मेरा चलना नहीं रहा, क्योंकि वही है कीमत। तो मैं मान लेता हूँ उनमें मैंने 1 रुपये कम में 10 रुपये ही है, लेकिन कोई 2 लेता है तो मैंने उसमें 2 रुपये का छूट ऐसा कुछ निर्धारित कर दिया, पॉलिसी बना दी है। क्वालिटी भी मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। तो हुआ क्या, अगर मैंने कीमत को थोड़ा कम किया, बाकी सब कुछ सही है, तो वहाँ पर मांग ज़्यादा होगी। ठीक है, लोग दूसरी कंपनी को छोड़ देंगे। तो ये होता है कीमत। दूसरा है उपभोक्ता की आय। अब देखिए दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है, मांग कम या ज़्यादा होगी वो उपभोक्ता की आय पर डिपेंड करता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे यहाँ जो गरीब और हाँ गरीब ही कह सकते हैं, जो रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं, जिनकी इनकम 200 से 250 रुपये दिन के होती है। ठीक है, और वो भी ऐसा है कि चौक बाज़ार में गए, काम चल गया तो ठीक, नहीं तो घर वापस भी आना पड़ता है, तो उनका रोज़ भी काम नहीं चल पाता। ऐसे में हमें अपने समाज के लोग के जो भी सामाजिक जगह में हम काम कर रहे हैं, जो भी क्षेत्र विशेष में, वहाँ पर लोगों की या उपभोक्ता की आय को ध्यान रखना पड़ता है। उसके हिसाब से आपको वहाँ पर वस्तु विक्रय करना होगा और मांग को भी निर्धारित करना होगा। तो उपभोक्ता की आय ही मांग को घटाती या बढ़ाती है। ठीक है, जहाँ पर लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है वहाँ पर आप कुछ भी बेच लो अच्छे से बिकेगा, लेकिन जहाँ पर उपभोक्ता की आय कम है वहाँ पर मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कम रहता है। ठीक है, वो बेरोजगार मांग में चला जाता है। जैसे कि अगर आप शहर में देखेंगे तो हर एक कदम पे गुपचुप, चाट, समोसे, कॉफ़ी, चाय की दुकान आपको बहुत मिल जाएंगी। लेकिन यही अगर आप किसी गांव के अंदर 10 जगह खोल लें, तो मेरे ख्याल से अगर वहाँ आप 100 रुपये का भी बिक्री करते तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ नहीं बिकेगा, क्योंकि वहाँ लोगों के पास इनकम नहीं है। वो साल भर में 1-2 बार खेती करते हैं और उसको बेच करके फिर से खेती की ही तैयारी करते हैं और कुछ पैसे से अपना जीवनोपार्जन करते हैं। तो वहाँ पर वो शहरों की तरह रोज़ बाहर जाके नहीं कमा रहे हैं कि 100 रुपये 20 रुपये उड़ा दें ऐसे ही। तो होगा क्या, वहाँ पर आप देखेंगे कि उपभोक्ता क्या है, वहाँ निम्न स्तर पे है, इसलिए वहाँ पर आपका मांग 0 रहेगा। तो यही होता है, आपको दिमाग लगाना है कि कैसे किसी चीज़ की मांग कम या ज़्यादा होती है। तो जो मांग को प्रभावित करते हैं उनको इसमें बताना है। इसको आप मन से भी कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन जो भी पॉइंट आप सोचेंगे वो सब 10 पॉइंट में दे दिया है। तो वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, तीसरा है धन का वितरण। धन का वितरण का मतलब यही होता है, देखिए हमारे पास जो सत्ता सरकार होती है जो 5 सालों के लिए आती है, उनके पास ये शक्ति होती है कि वो धन का वितरण समान करे या किस तरह से करे। तो धन का वितरण का मतलब ये होता है, सरकार टैक्स से पैसा पाती है, अलग अलग प्रकार के टैक्स से, उसको वो सब जगह समान स्तर से खर्च करती है, ताकि देश के लोगों का विकास हो सके, रोजगार बढ़ सके, लोगों की इनकम बढ़ सके, उनकी सुख सुविधाओं में वृद्धि हो, इत्यादि कई कारणों से, जैसे कि सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण, अस्पताल बनाना। ठीक है, ये सभी चीज़ें धन के वितरण में आती है। तो अगर जहाँ पर लोग की आय निम्न है और जो लोग बहुत गरीब है, जिनकी इनकम केवल उनके मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें ही पूरी करने में निकल जाती है, ऐसे व्यक्ति की आवश्यक चीज़ों को हम अगर उपलब्ध करा दें सरकार की तरफ से, तो वहाँ पर कुछ उनकी पूंजी संरचना बढ़ेगी, वो लोग बचत करना सीखेंगे। इन्हीं चीज़ को ध्यान में रख करके सरकार जो भी 5 साल के लिए आती है वो गरीबों के लिए बहुत सारी योजना निकालती है। जैसे कि उनकी मूलभूत आवश्यकता क्या हो सकती है,
उनकी मूलभूत आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा, मकान। तो अगर उनके पास घर नहीं है और वो इसलिए कमा रहे हैं ताकि घर ले सकें, तो उनकी ये इच्छा हम पूरी कर दें। जैसे कि आपने देखा होगा मोदी जी के आने के बाद आवास योजना कई चला है, जिसमें से अपने ही जो ज़मीन है जिनमें झोपड़ी वोपड़ी बना कर रह रहे हैं, उसको तोड़ करके वो 2.5 लाख रुपए सरकार 3-4 टुकड़ों में देती है, वो वहाँ पर पक्के घर बना सकते हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे उनका घर बन गया, घर मिल गया, तो अब वो थोड़ा पैसे बचाने के सोचेंगे। मान लें तो उन्हें कुछ लेना भी है, या बेटी की चिंता है कि उसकी शादी कराना है, तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना करके बीमा पॉलिसी, बहुत सारी चीज़ें लाई है। तो सरकार का ये टारगेट होता है कि गरीब से गरीब लोग भी पैसा बचा सकें, और उस पर यह ध्यान दिया जाता है कि उनका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, वहाँ पर ना हो। तो उन चीज़ों को उपलब्ध कराने का जिम्मेवारी सरकार का होता है। उसी को धन का समान वितरण कहते हैं, कि अगर सही जगह पर अच्छे से किया जाए तो उपभोक्ता जो हमारे ग्राहक होंगे उनकी इनकम और पूंजी संरचना अच्छी होगी, तो मांग भी अच्छा रहेगा। अब है उपभोक्ता की रुचि। अब चौथा पॉइंट ये भी डिपेंड करता है कि किसी वस्तु को लेने के लिए उपभोक्ता की रुचि है कि नहीं। रुचि बहुत अधिक है तो मांग भी बहुत अधिक होगा, रुचि नहीं है तो मांग भी एकदम शून्य पड़ा रहेगा। तो आप देखते हैं गर्मी के दिनों में ठंडी चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, पर आपने ये भी ध्यान दिया होगा कुछ लोग चाय के आशिक हैं, तो गर्मी 100 डिग्री में भी क्यों ना चले जाए, जिनको 2 से 4 बार चाय पीने का आदत है वो भरे गर्मी में भी चाय पी लेते हैं। तो अगर उपभोक्ता की रुचि बहुत ज़्यादा है, वैसे आप देखते हैं नशीले पदार्थों में गुटखा, तंबाकू, सिगरेट इत्यादि, ये सब क्या है, ये लोग आदी हैं उसके। वो कुछ भी सिचुएशन हो, 2 रुपये का 5 रुपये भी एक्स्ट्रा बढ़ गया तब भी लोग उसको पीते हैं, उसका सेवन करते हैं। तो वहीं पर है, रुचि अगर अधिक होगी तो मांग बढ़ेगा, नहीं तो रुचि नहीं है तो कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं किसी को सोना चांदी का कोई शौक नहीं है, तो कहीं सड़क पर अगर 1000 रुपये के सोने की लॉकेट अगर 200 या 300 में भी बिकेगी, तो जिनको रुचि है ही नहीं उस चीज़ में वो उसको नहीं लेंगे, उनको उनके काम की नहीं है। ठीक है, तो ये है मांग को प्रभावित करने लगता है तो उपभोक्ता की रुचि। 5वां है संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुओं की कीमत का मतलब ये होता है कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड होती है, ठीक है, तो उसके कारण भी मांग का प्रभाव बहुत पड़ता है। लोग क्या करते हैं, लोग ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा चीज़ लें जिससे हमारा सब कुछ हो सके, लेकिन आप ये देखते हैं कि हर एक चीज़ दूसरे चीज़ पर डिपेंड है। जैसे कि अगर आप फ़ोन ही ले लेते हैं, महंगे से महंगा फ़ोन ले लें, iPhone 14 ले लें, सैमसंग का अल्ट्रा ले लें, कुछ भी ले लें, आप 1 करोड़ का भी फ़ोन ले लें, लेकिन वो एक डब्बा है, अगर नेट की सुविधा उसमें नहीं है, बिना नेट के बिना वाईफाई के उस फ़ोन में आप क्या ही करेंगे। जो प्रॉपर वर्क करते हैं, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उसका चलो कैमरे का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन सिम ही नहीं है, वाईफाई भी नहीं है, तो मतलब उसमें आप बात भी नहीं कर सकते और कुछ नहीं हो सकता। मेन तो आपका वही होता है। तो बताइए वो फ़ोन आपके लिए क्या है, एक डब्बा है कि नहीं है? तो सिंपल सी बात ये है, संबंधित वस्तुओं की कीमत तो होता क्या है, जैसे कि प्रिंटर होता है, प्रिंटर में हम देखते हैं उसमें इंक बहुत ज़रूरी। तो प्रिंटर क्या होता है, वह इंक से चलता है और समय समय पर इंक समाप्त होते जाते हैं। तो कोई सामान क्या होती है आपके लिए जिसको मुख्य बना दिया जाता है, जैसे कि उसका बॉक्स आप समझेंगे वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप देखेंगे बिना इंक के उसका कोई काम नहीं है। अब कंपनी क्या करती है, मान लेते हैं बॉक्स को वो एकदम कम प्राइस में दे रही है आपको, मान लेते हैं उसकी पूरी कीमत 20,000 बैठती है, लेकिन बॉक्स आपको केवल 5,000 में दे देती है। और आप जब इंक लेते हैं तो आपको पता चलता है इंक की कीमत 10,000 से कम नहीं है, लेकिन ऐसा है कि वो 10,000 का इंक कम से कम 6 महीने या साल भर चल जाएगा। तो हुआ क्या, मुख्य चीज एक ऐसी चीज़ है जिसको मुख्य बनाकर आपको सामने में दे दी गई कम कीमत पर, उसकी दूसरी वस्तु को महंगा कर दी जाती है। अब जैसे गाड़ी के केस में देखेंगे तो गाड़ी महंगी होती है, पेट्रोल काफ़ी सस्ती होती है, लोग खुशी खुशी खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आप 5-6 साल बाद या 10 साल तक अगर किसी गाड़ी को चलाते हैं तो उसका प्रतिदिन का अगर आपको हिसाब है, उस गाड़ी में पेट्रोल कितना लगा, बीच बीच में ख़राब कितना हुआ, क्या क्या चीज़ों को बदलना पड़ा, तो आप देखेंगे जितने का आपने गाड़ी खरीदा था उतना या उससे अधिक का लागत आपका ऐसे ही बैठ जाता है। तो यही होती है पूरक वस्तुएं या प्रतिस्थापन वस्तुएं। ठीक है, इस पॉइंट में आपको यही समझना था, ये भी मांग को प्रभावित करती है। अब देखिए जो चीज़ उसके लिए ज़रूरी है अगर वो काफ़ी महंगा आता होगा तो फिर उन चीज़ों की मांग कम हो जाएगी। और जैसे कि आप गाड़ी देखते हैं, गाड़ी का मांग इसलिए ज़्यादा बना रहता है क्योंकि ज़मीन आसमान का फ़र्क है रेट में। लाखों की आज गाड़ी मिल रही है, पेट्रोल आज 100 रुपये में मिलता है।
देखा जाए तो 100 रुपये का पेट्रोल भी हमारे लिए महंगा है, लेकिन तुलना अगर मैं कर दूं लाख रुपए 100 रुपये से, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे अब 100 रुपये यार हम कमा के मेंटेन तो कर सकते हैं, 100-200 पेट्रोल डलवा सकते हैं, तभी तो गाड़ी लेंगे, है कि नहीं। तो आपकी इनकम कम से कम 400-500 होगा, 300 अगर 200-400 अगर भी डेली का होता है और आपका 100 रुपये पेट्रोल का आवागमन है, तो अगर आप 300-400 कमाते हैं तभी तो गाड़ी का सोचेंगे, नहीं तो अगर आप 100-200 कमाते हैं तब गाड़ी कहाँ सोचेंगे। ठीक है, यही डिपेंड करता है आवश्यकता पर, मांग घटेगी या बढ़ेगी। अगला पॉइंट है आपका प्रतिस्थापन और पूरा का आपने समझ लिया। मौसम एवं जलवायु, मौसम एवं जलवायु बहुत सिंपल एकदम सरल पॉइंट है। अगर आपने इन सरल पॉइंट को पढ़ के गए ना, तो आप उस तो अपने मन से इतना अच्छे से लिखेंगे कि नंबर वहाँ कुछ भी कट ही नहीं सकता। देखिए किसी भी वस्तु की मांग को मौसम और जलवायु कैसे प्रभावित करती है। अभी देखेंगे आप, गर्मी का समय है, आज आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी गर्मी का ही समय चल रहा है, आप नहीं पता बाकी कई साल बाद इसको बच्चे देखेंगे तो कौन सा समय चल रहा होगा। तो आप देखते हैं गर्मी का समय जैसे ही आता है, गन्ना रस, आइसक्रीम, कुल्फी और ठंडी लस्सी, दही, जितने भी पेय पदार्थ हैं, ठंडी चीज़ें हैं, खीरा ककड़ी, इन सब की मांग बढ़ जाती है, लोग इनका ज़्यादा सेवन करने लगते हैं। पतले पतले जो कपड़े बनाए जाते हैं नॉर्मल, जैसे कि आप नाइट ड्रेस बोलते हैं, जैसे घर में पहनते हैं, वैसे पतले पतले टी शर्ट वगैरह सब बहुत ज़्यादा बिकते हैं, स्कार्फ बिकती है, गॉगल्स भी बिकते हैं धूप की सूर्य की रोशनी से बचने के लिए। तो देखते हैं समय के अनुसार ऐसी ऐसी चीज़ों की मांग बढ़ जाती है जो उससे पहले जीरो में होता है। जैसे कि मैं अगर आप बरसात और ठंड की तुलना में मैं पूछूं क्या आइसक्रीम, दही, लस्सी ये सब आप बहुत पियेंगे क्या? नहीं, ना के बराबर। इच्छा है तो कभी कभार, लेकिन उस समय क्या होती है, इनकी मांग पूरी घट जाती है, और जब गर्मी बढ़ती है तो इनकी मांग भी बढ़ जाती है। तो मौसम एवं जलवायु बहुत मांग को प्रभावित करती है। आप देखेंगे बरसात आते ही छाता हर दुकानों में दिखने लगेगा, छाते की आवश्यकता भी होती है, रेनकोट वगैरह। लेकिन अभी अब गर्मी का दिन है, ठंड का दिन है, तो वहाँ पर आपको उसका कोई काम है क्या? नहीं काम है, तो उसकी मांग क्या होगी? घटेगी। तो मांग किस कारण से घटती या बढ़ती है, उसी को जानना मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कहलाते हैं। ठीक है, उसके अनुरूप है जनसंख्या। ठीक है, देश की जनसंख्या देखिए ज़्यादा होगी तो किसी भी चीज़ों की मांग ज़्यादा होती है, जनसंख्या कम होगी तो मांग भी कम होगी। अब मान लेते हैं हमने एक छोटा सा देश बनाया, उस देश में केवल 100 लोग हैं, अब उस 100 लोगों की क्या ही मांग होगी, वही मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें जो होती हैं, लेकिन उत्पादन वहाँ कितना होगा? 100 लोगों के हिसाब से होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि हम 1000 वस्तु बना देंगे और हमें सिर्फ उस देश के अंदर बेचना है, तो नहीं, 100 है तो लगभग 200 बनाएंगे, 2 से 250 300 बनाएंगे। तो जनसंख्या कम होगी तो मांग भी कम होगा, जनसंख्या ज़्यादा होगा तो मांग भी ज़्यादा होता है, इनकम भी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपको इसमें लिखना है। व्यापार चक्र, व्यापार चक्र में जब तेजी आती है तब रोजगार के नए अवसर प्राप्त होते हैं, लोगों की आय बढ़ती है, जिससे वे मांग को भी बढ़ाते हैं। मंदी के समय मांग में कमी आ जाती है। तो आप व्यापार चक्र में समझेंगे जब बहुत सारे लोग रोजगार स्वरोजगार के काम शुरू कर देते हैं, बहुत सारे उद्योग लग जाती है, बहुत सारे लोग होटल और फैक्ट्री बहुत सारी चीज़ें खोल लेती हैं, तो एकाएक रोजगार बढ़ता है, लोगों को काम बहुत मिलती है, इनकम जब वो लोग कमाने लगते हैं तो उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो वही है, जब रोजगार होगा, जब व्यापार बहुत तेज़ी से फैलेगा, काम बहुत अच्छे से होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ती है। इसी के अनुरूप कहीं मंदी हो जाए, जैसे कि लॉकडाउन हो जाए, तो लॉकडाउन में सभी चीज़ों का मांग शून्य हो चुका था, क्योंकि भाई काम ही नहीं कर रहे थे लोग, तो कैसे खरीदते, और इनकम भी उस समय सामान के वस्तु मूल्य को भी बढ़ा दिया गया था। आपने देखा होगा अपने आसपास में गुड़ाखुड़ को एकदम बढ़ा दिए गए थे, 100-150 रुपये में गुड़ाखुड़ बिक रहा था। तो हुआ क्या, अगर मंदी की स्थिति आ जाए तो मांग कम होती है और सामान्य स्थिति में मांग ज़्यादा बनी रहती है। अगला है भविष्य में चालू परिवर्तन की आशा, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा। अब देखिए कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो समय के अनुसार घट या बढ़ जाती है। जैसे कई लोगों की ये मानना होता है कि अगर हम गर्मी में कूलर खरीदेंगे तो ज़्यादा रेट में मिलेगा, उसी को किसी अन्य समय में खरीदेंगे तो कम रेट में मिल जाएगा। देखिए ये आपकी अवधारणा है, लेकिन उसकी जो लागत है उससे कम में वो तो नहीं बेच सकता, लागत प्लस उसमें जो प्रॉफिट वो छोड़ते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 5000 में कूलर बन के तैयार हो गया है, अब उसमें गर्मी के समय में वो 10,000 8,000 में बेचते हैं, लेकिन अगर आउट टाइम में भी आप खरीदते हैं तो कम से कम अगर उसको 1-2 हज़ार का उसमें लाभ नहीं होगा तो उसको नहीं बेचेंगे, वो इंतजार कर लेंगे ना गर्मी का, वो बड़े बड़े ख़राब तो होना नहीं है, मशीन की चीज़ें हैं, ठीक है, बस थोड़ा साफ़ सफाई करवाना पड़ेगा। तो वही चीज़ें होती हैं, समय के अनुसार जो चीज़ें भविष्य में मूल्य में परिवर्तन कर दी जाती हैं उनके अनुसार भी मांग घटता और बढ़ता है।
जैसे सोने का मूल्य देखते रहे समय के साथ, ज़मीन का मूल्य समय के साथ बढ़ता है। तो लोगों को अगर पता है कि अरे मैं अगर इसी चीज़ को अगर मैं 10 साल बाद खरीदूंगा तो आज अगर 1 लाख का है तो कल मुझे 10 लाख पड़ेगा, तो लोग उसको आज खरीद लेते हैं। तो सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, ज़मीन और ऐसी स्थायी संपत्ति जिनका मूल्य समय के साथ बढ़ता है उनकी मांग भी बहुत होती है, लोग अभी से खरीद लेते हैं। ठीक है, बस यही है। और 10वां पॉइंट है मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। मुद्रा की मात्रा भी पॉइंट वही पॉइंट है। देश में मुद्रा की मात्रा का भी वस्तुओं की मांग पर प्रभाव पड़ता है। यदि देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति है तो वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। यदि मुद्रा संकुचन स्थिति में है तो वस्तुओं की मांग घटेगी। ठीक है। सरकारी नीति, देखिए सरकार की नीति कैसी है, वस्तुओं पर टैक्स कितना लगाती है, छूट कितना देती है, प्रोत्साहन करती है कि नहीं, इत्यादि डिपेंड करता है। सरकार किसी वस्तु के ऊपर प्रोत्साहन करे, उस पर टैक्स कम कर दे, उसके प्रचार प्रसार भी अच्छे से करे तो मांग बाकायदा बनी रहती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर सरकार को अपना हस्तक्षेप करना ही होता है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एग्जाम्पल के थ्रू क्या ही समझाऊँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता चल गया मांग को प्रभावित करने वाली ये तत्व है। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है मांग की लोच। मांग का अर्थ समझने के बाद, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व को समझने के बाद आपको समझना होता है मांग की लोच। अब मांग की लोच का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। मांग का नियम मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध को बताता है। इस नियम के अनुसार वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से वस्तु की मांग घट जाती है तथा मूल्य में कमी होने से इसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार मांग का नियम मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दिशा को बताता है, किंतु मांग का नियम यह नहीं बताता कि मूल्य में परिवर्तन होने के कारण मांग में कितना परिवर्तन होगा। इस बात को जानने के लिए अर्थशास्त्री ने मांग की लोच संबंधी एक नई तकनीक विचार में प्रस्तुत की है। मांग की लोच हमें यह बताती है कि मूल्य में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में किस दर से परिवर्तन होगा। ठीक है, तो अगर हम मूल्य को घटाते हैं बढ़ाते हैं तो मांग में किस तरह से प्रभाव पड़ेगा वो हम नहीं कह सकते। जैसे कि मान लेते हैं आप मार्केट में अपने एरिया में, दिल्ली, मुंबई, जहाँ भी आप होंगे, आप अगर 100 रुपये किलो में दूध को बेच रहे हैं, 100 रुपये लीटर में, तो आपने कभी सोचा कि अगर इसको मैं 50 में बेचूँ तो मांग ज़्यादा होगा कि कम। तो आप सोच सकते हैं कि आप 50 रुपये में बेच सकते हैं, आपके हाथ में, मूल्य परिवर्तन आप कर सकते हैं, लेकिन मांग में किस गति से परिवर्तन होगा, क्या मांग जस का तस बना रहेगा या मांग बढ़ जाएगा या मांग और कम हो जाएगा, क्या स्थिति होगी आप नहीं जान सकते। लेकिन उसी को जानने के लिए कुछ अवधारणाएं बनाई गई है, कुछ परिभाषा भी है, कुछ रीति भी है। तो चलिए उन रीति को पढ़ेंगे। ठीक है, अब मांग के लोच के प्रकार। तो देखिए वस्तु को अलग अलग वस्तु होती है, मांग भी अलग अलग होती है, तो उनको कैटेगरी में बांट करके कुछ चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, तो मांग की लोच में सबसे पहले आपको पढ़ना होता है पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग, किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन न होने पर भी वस्तु की मांग में भारी परिवर्तन होता है तो ऐसी वस्तुओं की मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। मूल्य में परिवर्तन नहीं हुआ पर मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया तो ऐसी वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार मांग कहलाती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो दूध दही का सामान्य, दूध दही घी का जो क्रय विक्रय वो सामान्य रूप से चलता रहे, लेकिन जैसे ही महाशिवरात्रि आएगी इस गति से उसकी मांग बढ़ जाती है, लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है, डेयरी वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो आप देखते हैं मूल्य ना तो घटा ना तो बढ़ा, लेकिन एकाएक उनकी मांग इस गति से बढ़ गई कि दुकान वाले भी कंफ्यूज हो गए। ठीक है, खैर अब वो तैयारी करके रखते हैं, उनको पता है कि इस समय लोग पूजा पाठ में चढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसी वस्तुएं इसके उदाहरण होते हैं। दूसरा आपको पढ़ना है अधिक लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन की तुलना में अधिक अनुपात में होता है तब उस वस्तु की मांग को अधिक लोचदार मांग कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी करने पर वस्तु की मांग में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर आप ये समझते हैं कि मूल्य में अगर कुछ परसेंटेज में, या मान लेते हैं हम 10% में अगर हमने वृद्धि की या कमी की तो मांग में 20%, उससे दुगने या उससे थोड़े अधिक की परिवर्तन हो जाना अधिक लोचदार मांग कहलाता है। ठीक है,
तो जैसा मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अगर आपने सोचा कि दूध को 50 में बेचें, तो मान लेते हैं आपके पास 100 लोगों की मांग रहती है, अब अचानक से 200 या 250 हो गई, तो आपने कुछ कम किया तो मांग में दुगने या 2.5 गुने की वृद्धि हो गई। तो यही इसमें समझाया गया है कि मूल्य में कुछ अनुपात में परिवर्तन करने से उसकी दुगनी गति से अगर बढ़ेगा मांग, तो इसको अधिक लोचदार मांग कहेंगे। अब है लोचदार मांग। पहले पूर्णतः लोचदार समझे, फिर लोचदार समझे, अब आप समझ रहे हैं सिर्फ लोचदार। तो सुनिए ध्यान से, जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है, तब ऐसी वस्तु की मांग लोचदार मांग कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो मांग में 25% की कमी हो जाती है, तो ऐसी वस्तु की मांग लोचदार मांग कहलाती है। तो आपने समझा कि कुछ परसेंटेज पे हमने मूल्य को परिवर्तन किया, मांग भी उसी परसेंटेज में परिवर्तन हो जाता है, तो वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जिस अनुपात में आपने कम किया उसी अनुपात में वो बढ़ेगा या तो कम हो सकता है, तो ऐसी मांग लोचदार मांग कहलाती है। अगला है बेलोचदार मांग। इसमें हम पढ़ते हैं, जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है उसकी तुलना में वस्तु की मांग में कम अनुपात में परिवर्तन होता है। देखिए, जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होगा उसकी तुलना में वस्तु की मांग में कम परिवर्तन होता है, तो ऐसी मांग बेलोचदार मांग कहलाती है। मूल्य को आपने घटा दिया, बढ़ा दिया, कुछ भी कर दिया, बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया, लेकिन मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ऐसी वस्तु की मांग बेलोचदार मांग कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए इसमें बताया एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि की गई और वस्तु की मांग में केवल 5% की कमी आती है, तो ये कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। 30 से 50% की वृद्धि की गई और 5% का ही परिवर्तन हुआ उसमें। अब है पूर्णतः बेलोचदार मांग। जब किसी वस्तु के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन होता है पर उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। मतलब एकदम बेशर्म, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मूल्य को किसी ने बढ़ा दिया, घटा भी दिया, लेकिन मांग ज्यों का त्यों बना है, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, तो ऐसी वस्तुओं की मांग पूर्णतः बेलोचदार मांग कहलाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप अपने जीवन में बस 1 या 2 बार खरीदते हैं, उसके बाद वो बहुत घटे या बढ़े उससे आपको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो सब आप 5, 10 साल, 20 साल तक या समझ लो अपनी ज़िंदगी भर उसमें कुछ करने ही नहीं वाले। जैसे कि आपने एक नया घर बनवाया, आपने पूरे ज़िंदगी भर के लिए इतनी मजबूती से घर बनवाया, उसमें सब कुछ आपने बहुत अच्छे से लगवाया। तो मान लेते हैं वॉश बेसिन और टॉयलेट का जो पूरा सीट होता है वो आपने बहुत महंगा और बहुत अच्छा क्वालिटी का लिया और लगवा लिया। अब आपको 3 साल बाद, 4 साल बाद आपका घर पूरा तैयार होने के बाद पता चल रहा है कि वही टॉयलेट की सीट जिसको आपने 5,000, 3,000 में अच्छी महंगी वाली खरीदी थी, अब उसकी कीमत मात्र 500 रुपये हो गई है। ठीक है, फिर कभी पता चला आपको जिसको आपने 5,000 में खरीदा था वो भी 7 से 10,000 रुपये हो गया है। तो मांग घट जाए, बढ़ जाए, आपको कोई मतलब है कि आप तो दूसरा घर बनाने वाले हैं नहीं, ना आपके संबंधित कोई बनाने वाले हैं, तो उस टॉयलेट सेट को आप खरीदेंगे क्या? जाहिर सी बात है, नहीं खरीदेंगे। उसी तरह है बिजली का बोर्ड, आपने अपने घर बनवाते समय बहुत अच्छे से एकदम फैशन डिज़ाइन वाली बेहतरीन तरीके की लगा दी, अब आपको पता चलता है 2-3 साल बाद कि उसके मूल्य में कुछ कमी आई या वृद्धि हो गई, आपको कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? आप उसको लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो वही चीज़ है कि मूल्य में एकदम से बढ़ोतरी घटोतरी कुछ भी हो जाए, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसी वस्तुओं की मांग को पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया? तो यही टॉपिक आपको डिटेल से समझ करके इन ग्राफ के माध्यम से आपको दर्शाना और समझाना होता है। इतना अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया, उदाहरण दे देकर ही ये इतना बड़ा हुआ है ये बस ये 2 लाइन का, हर परिभाषा क्या है 2 से 3 लाइन का है, लेकिन इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? उदाहरण के माध्यम से। जो भी इसने लाइन खींचा x y मान करके, तो हमारी ये रेखा को हमने ये बोला, वस्तु की मांग बोली, ये उसके मांग को दर्शा रहा है, इस करके इसमें अपने मन से लिखना है। इसको पढ़ो, डिटेल से लिखो, लेकिन जो मुख्य चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मैंने वो बताया। उदाहरण में अगर आप ग्राफ नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, इससे आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि कॉलेज है, ये स्कूल नहीं है। स्कूल में अच्छे से, कॉलेज में अच्छे से पढ़ के डिटेल से आपको लिखना होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो जो आपको पता ही होना चाहिए, मैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ों को बता रहा हूँ। ठीक है, अब मांग की लोच को प्रभावित कौन कौन कर सकते हैं, उन तत्वों को आपको पढ़ना है।
ठीक है। वस्तु का स्वभाव, देखिए बहुत सारे पॉइंट है, पॉइंट को एक बार पढ़ लेते हैं। वस्तु का स्वभाव मांग की लोच को प्रभावित करता है। वस्तु का प्रयोग है, स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता, उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति, व्यय की जाने वाली आय का अनुपात, धन का वितरण, उपभोग की आदत का प्रभाव, वस्तु के उपभोग को स्थगित करने की संभावना, संयुक्त मांग, समय का प्रभाव, मूल्य का प्रभाव, जीवन स्तर का प्रभाव, राशनिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला पॉइंट, वस्तु का स्वभाव, ये कैसे मांग की लोच को प्रभावित करती है। देखिए, वस्तु के स्वभाव का प्रभाव मांग की लोच पर पड़ता है। अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तु जैसे कि चावल, गेहूं, नमक आदि की मांग प्रायः बेरोजगार होती है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं की मूल्य में परिवर्तन होने के बाद भी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ेगा भाई, ये जरूरी है, इसके बिना लोग नहीं जी सकते। ऐसा नहीं है कि आपने चावल, दाल, गेहूं जिसको खा करके मनुष्य जिंदा रहता है, वो अगर 10 रुपये में बिक रहा है और आपने उसको 100 रुपये में खरीद दिया तो वो 1 साल नहीं खरीदेंगे, सोच लेंगे कि हम कुछ और खा के 1 साल जी लेंगे। ऐसा नहीं है, वो कुछ दिन नहीं खरीदेंगे लेकिन उनको वो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर आदमी जी नहीं सकता, उसके मुंह में और कुछ नहीं भाता ना ही सुहाता। तो यही आप समझ सकते हैं कि ये जरूरी जो चीज़ें होती हैं उनका मूल्य घट जाए बढ़ जाए, मतलब बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी मांग जो की त्यों बनी रहती है। तो अगर मूल्य बढ़ने से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उन्हीं को हम किस श्रेणी में डालते हैं, बेरोजगार में, है ना। तो वही यहाँ पर बताया गया है, बेरोजगार मांग की श्रेणी में है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने के बाद भी मांग को, अरे मैंने जो बताया वही चीज़ लिखी है। हम अगले पॉइंट में बढ़ते हैं, वस्तु का प्रयोग। जिन वस्तु का प्रयोग अनेक कार्यों में किया जाता है उसकी मांग की लोच अधिक लोचदार होती है, मतलब उसकी मांग ज़्यादा रहती है, जैसे कि बिजली, कोयला इत्यादि। देखिए, बिजली इतना इंपॉर्टेंट है, एक दिन आप खाना के बगैर रह सकते हैं पर बिजली बगैर नहीं रह सकते, खासकर गर्मी के दिनों में तो और हालत भिन्न हो जाती है। तो आप ये देखेंगे कि बहुत आवश्यकता है, जब बिजली जाती है ना तब बिजली की महत्व आपको पता चलती है। तो समझ सकते हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है। तो कुछ वस्तु की मांग क्या होती है, अधिक लोचदार होती है। तो यही चीज़ है, बिजली की कमी में आप इसका उपयोग नहीं कर पाते, टीवी, पंखा, मोबाइल कुछ का इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो सब बताया डिटेल से, वही चीज़ है। अगला है स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता। तो किसी वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है तो ऐसी वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है। इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर अन्य स्थानापन्न वस्तु का उपयोग बढ़ जाता है, बशर्ते कि उनका मूल्य स्थिर रहे। इससे इन वस्तुओं की मांग बहुत घट जाती है। उदाहरण के लिए चाय एवं कॉफ़ी एक दूसरे के स्थानापन्न है। यदि वस्तुएं हैं, यदि चाय का मूल्य कम हो जाता है और कॉफ़ी का मूल्य ज्यों का त्यों बना रहता है तो बहुत से कॉफ़ी पीने वाले लोग चाय पीना शुरू कर देंगे, क्योंकि चाय का मूल्य कम हो गया है। इससे चाय की मांग बढ़ जाएगी, कॉफ़ी का मूल्य घट जाएगा और मांग भी घट जाएगी। ये इस पॉइंट में समझाया है। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट 4, उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पैसा लोग कितना कमा रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने 100% इनकम में 50% खर्च करने के बाद 20% सेविंग करने के बाद 10-20-30% जो उसके पास बचा उसमें किसी वस्तु को खरीदने का सोचता है। हम कभी नहीं सोचेंगे कि हम हर महीने अगर 10,000 कमा रहे हैं तो हर महीने 20,000 का सामान ले दें। अब एकदम ही इंपॉर्टेंट है तो हम एक बार ले लेंगे और किस्तों में उसको पैसा पटा देंगे, लेकिन हर बार हम यही मान के नहीं चलेंगे कि वो 10,000 कमा रहा है तो 15-20 हज़ार रुपये खर्च कर सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। उसमें से 5,000 तो उसके महीने भर में खुद खर्च हो जाते हैं, उसमें से 1-2 हज़ार रुपये वो बचाता है, 3-4 हज़ार और खर्च हो जाते हैं। तो वही जो 1-2 हज़ार बचा है उतने में वो किसी वस्तु को लेने का सोचता है। तो वही है उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति। मांग की लोच पर उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः धनी वर्ग के व्यक्तियों के लिए मांग लोचदार बनी रहती है। इसका कारण यह है कि कीमत में थोड़ी सी वृद्धि उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत निर्धन वर्ग के लोगों के लिए मांग अधिक लोचदार होती है। इसका कारण यह है कि वस्तु की कीमत कम होने पर मांग में भी कमी आ जाती। तो कल हमने पढ़ा था उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति। वैसे आपको तो ये वीडियो एक ही बार में मिलेगा, पर ये 3-4 दिनों में रिकॉर्ड हुआ है। तो उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति आप समझ गए। उनकी इनकम अगर अच्छी है तो मांग बढ़ती है और उनकी इनकम कम हो तो मांग घटती है। ठीक है। तो 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय। ठीक है। निम्न को तो हम शामिल नहीं करेंगे। मध्यम और उच्च की बात होती है, इनकम अच्छा बना रहा तो मांग भी चीज़ों की बढ़ती है, नहीं तो कम रहेगी। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आज हम डिस्कस करते हैं, जो कि है व्यय की जाने वाली आय का अनुपात। ठीक है।
मतलब अगर कोई व्यक्ति व्यय करता है तो अपने इनकम का कितने भाग को वो खर्च करता है। जैसे अगर हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति 100% इनकम कमाता है तो उस 100% का कितना अनुपात वो खर्च करता है, कितना परसेंट, तो 100% का 20%, 30%, 40%, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार के खर्च करेंगे। तो इसमें लिखा है जिन वस्तुओं की आय पर बहुत थोड़ा सा भाग ही खर्च किया जाता है, जैसे कि नमक, दिया सलाई आदि, उनकी मांग बेरोजगार होती है। इसका यह कारण है कि मूल्य वृद्धि का इन वस्तुओं की मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का बहुत बड़ा भाग खर्च करता है, उनके मूल्य में परिवर्तन का मांग पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अतः ऐसी वस्तु रोजगार मांग होती हैं, जैसे कि अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुएं। जैसे कि आप समझ सकते हैं अभी कूलर, फ्रिज, एसी, गर्मी के समय में इन्हीं की मांग ज़्यादा होती है और उनके धन का एक बहुत बड़ा भाग इसमें खर्च होना है, तो उनके मूल्य में ज़रा सा भी अभी परिवर्तन होगा तो उनकी मांग घट या बढ़ दोनों हो सकती है ना। जैसे कि लोगों को मान लो पता है कि कूलर की कीमत कितनी है, ब्रांड के हिसाब से उनकी कीमत कितनी है, और अगर किसी दिन टाइटल या प्रचार में पता चलता है कि जो 20,000 का एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जो भी था अभी वो सेल में 10,000 में मिल रहा है, तो लोग टूट पड़ेंगे, तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बस यही समझना है जो इसमें सिंपल तरीके से लिखा है। फिर है धन का वितरण। तो देखिए धन का वितरण, इसका मतलब ये है जिस समाज में धन का वितरण समान होता है वहाँ मांग अधिक लोचदार होती है। इसका कारण यह है कि वितरण समान होने के कारण सभी लोगों में वस्तुओं को खरीदने की क्षमता एक समान होती है। मूल्य में थोड़ी सी कमी होने पर उसकी मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके विपरीत जिस समाज में धन का असमान वितरण होता है वह मांग बेरोजगार होती है, क्योंकि समाज में अधिकांश लोग निर्धन होते हैं, अतः मूल्यों में कमी होने पर उनके पास खरीदने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, इसलिए क्या होती है, वहाँ पर मांग कम रहता है। तो ये तो बहुत ही सरल था। समान वितरण होगा तो सभी खरीद सकेंगे, सभी खरीदेंगे मतलब मांग लोचदार बनी रहेगी, और असमान वितरण हुआ तो मांग कम रहेगी, है ना। ये इसमें बताया है। अगला पॉइंट है आपका उपभोक्ता की आदत और प्रभाव, है ना। तो यदि उपभोक्ता किसी वस्तु विशेष के उपभोग करने की आदत बन गई है तो ऐसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर भी मांग में कोई विशेष कमी नहीं होती। ऐसी वस्तु की मांग बेरोजगार मांग होती है। उदाहरण के लिए शराबी के लिए शराब, ये बेरोजगार मांग के उदाहरण है। तो सिंपल सी बात है, आप देखते हैं कि नशीली पदार्थ कितना भी बढ़ जाए, पीने वाला अगर दिन में 3 बार नहीं पिएगा तो 1-2 बार पिएगा, लेकिन पिएगा। तो जिन चीज़ों की लोगों की आदत हो जाती है उस पर मूल्य कितना घटा बढ़ा लो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। मांग मतलब जैसे का तैसा बना रहता है, कम है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा। अगला देखिए उपभोक्ता वस्तु के उपभोग को स्थगित करने की संभावना, है ना। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, लिखा है यदि वस्तुएं ऐसी है जिनका उपभोग उनके मूल्य में वृद्धि होने के कारण स्थगित किया जा सकता है तो ऐसी वस्तु की मांग लोचदार होती है। जैसे कि छाते, जूता, मैंने समझाया था कि अगर हम 2 महीने बरसात में घर से ना निकले, ऐसा कोई सोच लेता है, या सिर्फ मौसम ठीक होगा तब बाहर निकलूं, तो वो व्यक्ति कभी छाते नहीं लेगा। तो छाते की आवश्यकता ऐसी कि इसको 1-2 महीनों के लिए टाला जा सकता है, क्योंकि उसके बाद तो फिर बारिश होनी नहीं है, ठंड आ जाती, फिर गर्मी आ जाती है। तो साल में सिर्फ 2 महीनों के लिए कौन इस पर खर्च करे, बोल के बहुत लोग इसको नहीं करते। तो जिन चीज़ों की आवश्यकता को कुछ समय तक टाला जा सकता है, इन चीज़ों की मांग बेरोजगार होती है या लोचदार होती है। ठीक है, तो वही जूता, छाते इत्यादि इस उदाहरण में लिखे गए हैं। तो जब भी साल की शुरुआत होगी तो मांग उसमें ज़्यादा रहती है, बाद में उसकी मांग में कमी आ जाती है, उसी बात को इसमें बताया गया है। अगला है संयुक्त मांग। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए एक साथ की जाती है। इन्हें पूरक वस्तुएं अथवा संयुक्त मांग वाली वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि डबल रोटी और मक्खन, पेन और स्याही, घड़ी और चैन, मोटर गाड़ी, पेट्रोल इत्यादि, है ना। इन वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है क्योंकि स्याही की कीमत में कमी और पेन के कीमत में वृद्धि पर स्याही का मांग नहीं बढ़ेगा, है ना। तो आपको पता है बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें बताया है कि स्याही की कीमत में कमी करने पर पेन की कीमत में वृद्धि नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं ना, बहुत सिंपल टॉपिक है। फिर है समय का प्रभाव।
प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मांग की लोच पर समय का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि उसकी मांग पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ता। इसके लिए कुछ समय अवश्य ही लगता है। अतः समय जितना कम होता है वस्तु की मांग बेरोजगार होती है, और समय जितना अधिक होगा मांग अधिक रोजगार होगी, क्योंकि अधिक समय में मिलने वाला उपभोग वस्तु स्थानापन्न वस्तु ढूंढ लेती है। ठीक है, तो जो आसपास में चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पर फिर वो मांग डिमांड सब खत्म हो जाता है, तो समय का विशेष प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझना है, जो चीज़ें समय पर टाइम पर उपलब्ध हो जाती है मांग उसका बना रहता है, पर जो लंबे समय के लिए टाला जा सकता है या जो बहुत दूरगामी है वो अगर आसपास मिल जाएगा तो फिर वो उसकी मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ना। जैसे कि उत्तम किस्म के टमाटर के लोगों को इंतज़ार है और वो इंतज़ार 1 महीने से 2 महीने चला गया, तो लोग अब उसके इंतज़ार में थोड़ी पड़े रहेंगे, अपने आसपास जैसा भी टमाटर मिलेगा उसको लेकर के अपना उपयोग कर लेंगे। ठीक है, अब है मूल्य का प्रभाव। तो वही मांग की लोच को कमी वृद्धि कौन कर सकता है, उसी को आपको समझना है इस पूरे पॉइंट में। तो 11वां है मूल्य का प्रभाव। मांग की लोच पर वस्तु की कीमत का भी प्रभाव पड़ता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार ऊंची कीमत वाली वस्तुओं के लिए मांग की लोच अधिक होती है, मध्य कीमत वाली वस्तुओं के लिए मांग की लोच पर्याप्त होती है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती है वैसे वैसे वस्तु की मांग की लोच भी घटती जाती है। यदि कीमत इतनी गिर जाए कि तृप्ति की सीमा ही आ जाए तो लोच धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अर्थात ऊंचे मूल्य व कम मूल्य वाली वस्तुओं की मांग बेलोचदार या कम लोचदार तथा समान मूल्य वाली वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। ठीक है, तो कई चीज़ों का मूल्य घटने के साथ साथ मांग भी पूरा घट जाता है, और कुछ चीज़ें सामान्य बन रहता है, कुछ चीज़ों का मांग मूल्य में विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसको बताया है मूल्य का प्रभाव। क्या है कि सभी वस्तुएं जैसी नहीं होती कि मूल्य कम करने पर मांग बढ़ जाएगा। कई वस्तु का मूल्य भी घटता है तो मांग भी घट जाता है, मूल्य बढ़ता है तो मांग भी बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है जीवन स्तर का प्रभाव। तो देखिए, मनुष्य के जीवन स्तर का प्रभाव भी मांग की लोच पर पड़ता है। यदि लोगों की जीवन स्तर निम्न है तो मांग लोचदार होगी, लेकिन जिन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा है वहाँ मांग बेलोचदार होगी, क्योंकि मूल्य में परिवर्तन होने से ऐसे लोगों को की मांग पर प्रभाव कम ही पड़ता है ना। तो भाई जिनका अच्छा खासा इनकम है, धनी वर्ग के लोग हैं, तो वहाँ पर तो मूल्य कितना भी घटा बढ़ा लो, मांग में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होना है, क्योंकि उनको पता है 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में मिलेगी तो हमको तो खरीदना ही चाहिए, क्योंकि हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं। तो भैया जीवन स्तर मुख्य रूप से होती है। एक ही पॉइंट को अलग अलग तरीके से पूछा गया प्रश्न में। फिर है राशनिंग। जिन वस्तुओं में राशनिंग को पढ़ते हैं, जिन वस्तुओं के उपभोग पर सरकार द्वारा राशनिंग की जाती है, ऐसी वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है, क्योंकि मूल्य चाहे घटे या बढ़े सरकार द्वारा उपभोक्ता को एक निश्चित मात्रा में ही वस्तु दी जाती है, इसलिए मांग बेरोजगार होती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों पर सरकारी हस्तक्षेप होता है, वहाँ पर एक निश्चित मात्रा में ही लोगों को वह वस्तु दी जाती है, फिर वो बहुत पैसा वाला चाहे गरीब उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सोसाइटी से 35 किलो चावल 4 लोगों को मिलना है तो वो उतना ही मिलेगा, वो 60 70 80 किलो नहीं मिल सकता, ना ही 10 किलो मिलेगा, जितना है परफेक्ट उतना ही मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट है। तो आपको मांग की लोच के बाद ये पॉइंट याद होना ही चाहिए कि मांग की लोच को प्रभावित कौन करते हैं। ठीक है, फिर महत्व का पॉइंट ऐसा है, यूनिवर्सिटी वाइज से आप देख सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी अगर इकोनॉमिक्स में मांग की लोच का महत्व अगर पूछा है तो आप फिर सभी बच्चे अपने फर्स्ट ईयर के बुक में जो होगा उससे पढ़ेंगे। मैंने बताया था 12वीं का बुक है, और फिर मांग का नियम और मांग की लोच में अंतर दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी देखेंगे। अगर यूनिवर्सिटी ने टच किया होगा आपकी तो आप इसको पढ़ेंगे, नहीं तो बस हो गया। इसमें तो बस 1 ही 2 अंतर है, फिर यहाँ से शायद ये समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो ये था मांग का संपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको कक्षा 12वीं के चैप्टर से बताया है, मांग के चैप्टर से। अब यही चीज़ आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं बीकॉम में जो इकोनॉमिक्स का है उसमें किस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अगला जो हमें सीखना है वो है पैमाने का प्रतिफल।
अब पैमाने का प्रतिफल मांग के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बीकॉम के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 12वीं में पूछे ना पूछे पर कॉलेज में तो उसको पूछता ही है। तो पैमाने का प्रतिफल का अर्थ क्या है, पहले आपको ये समझना होगा, फिर इनके मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो उत्पत्ति के नियम के अंतर्गत हमने इस बात का अध्ययन किया है कि यदि उत्पादन कार्य में एक साधन में वृद्धि की जाए तथा अन्य साधनों को स्थिर रखा जाए तो उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति क्या होगी। वास्तव में जब अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो साधन का अनुपात परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है। किंतु दीर्घकाल में उत्पादन के लिए सभी साधनों में परिवर्तन करना संभव होता है। अतः उत्पत्ति के साधनों के मिलाने के अनुपात को स्थिर रखते हुए जब उत्पत्ति के सभी साधनों में एक साथ परिवर्तन किया जाता है तो उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन कहा जाता है और इसी के अंदर हम उसको अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि किसी वस्तु के अगर उत्पादन करने में 2 साधन हैं तो एक में अगर वृद्धि करें तो दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रभाव को हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पैमाने के प्रतिफल को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है अवधारणा के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पढ़ेंगे पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का नियम। ठीक है, अवधारणा आपको पूरा पढ़ना है, जैसे कि लिखा है कि पैमाने के प्रतिफल की मुख्य केंद्रीय समस्या इस बात की जानकारी प्राप्त करना है कि जब किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली सभी साधनों को एक समान अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उनके वस्तुओं के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात जब उत्पादन के पैमाने के एक निश्चित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में किस दर से अनुपात में परिवर्तन होता है, वृद्धि होता है कि कमी, उसी को जानना है। ठीक है, तो जैसे कि हम समझ लेते हैं कि रोटी बनाने के लिए गेहूं की मात्रा अधिक चाहिए। ठीक है, अब गेहूं की मात्रा अधिक चाहिए तो अगर आप ज़्यादा गेहूं से पिसाई करेंगे तो मशीन की तकनीक, उन्नत किस्म की तक मशीन चाहिए या मशीन में वृद्धि करना पड़ेगा। तो अगर आप मशीन में वृद्धि नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर 1 टन गेहूं पिसाता है, आटा बनता है, वहाँ पर आप 10 टन काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या बढ़ाई, एक पक्ष को बढ़ाई। तो आप ये देखेंगे उत्पादन किस गति से बढ़ा, तो उत्पादन मेरे ख्याल से ज्यों का त्यों रहेगा, कुछ समय बाद और कम हो जाएगा लगातार काम करने पर। तो यही चीज़ को देखा जाता है, एक को बढ़ाने पर दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का नियम। देखिए, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल के नियम के अर्थ में हम ये समझ सकते हैं कि जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है उसकी तुलना में उत्पादन अधिक अनुपात में बढ़ता है। उदाहरण के लिए यदि उत्पाद के साधनों में 20% की वृद्धि की जाए तो उत्पाद में 25% की वृद्धि हो तो यह पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल कहलाता है। तो पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का मतलब आप समझ गए, जिस परसेंट से हमने वृद्धि किया उससे कुछ अधिक परसेंट से उत्पादन वृद्धि करने पर उत्पादन के साधनों में वृद्धि किया तो उत्पादन में वृद्धि हुआ ना। तो मैंने कहा कि अगर आपने एक मशीन की जगह 2-3 मशीन लगा ली तो उत्पादन आपका और ज़्यादा बढ़ गया। तो जहाँ पर साधन बढ़ाने से उत्पादन भी बढ़े तो वहाँ पर बढ़ते हुए पैमाने का प्रतिफल उसे कहते हैं। अब कुछ उदाहरण आप दे करके इस तरह से चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसमें यही आपको समझाना होता है। अगला है पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम। देखिए, किसी उद्योग या फर्म में जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है, यदि उत्पादन में भी ठीक उसी अनुपात में वृद्धि होती है तो ऐसी इस स्थिति में उत्पादन के पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम के अंतर्गत आता है। जैसे अगर आपने उत्पादन के साधनों में 20% की वृद्धि की और उत्पादन में भी 20% की वृद्धि हुई है, ज़्यादा नहीं हुआ है, तो ये स्थिर प्रतिफल का नियम कहलाता है। जहाँ भी कुछ उदाहरण दे करके उनको XY नाम दे करके पूरा आप डिटेल से भर सकते हैं। देखिए, आंसर बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन मेन चीज़ है छोटा सा परिभाषा में समझाना, उदाहरण के माध्यम से और डिटेल में समझाना। लेकिन आप सबको उदाहरण मैंने तभी बताना, नहीं तो आप छोटे छोटे डिटेल में बता करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मेन तो है आपको टॉपिक समझाना ना, उद्देश्य वही है। अगला है पैमाने के घटते हुए प्रतिफल के नियम।
तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप साधन में 20% की वृद्धि करते हैं लेकिन उत्पादन में वृद्धि होने के बजाय 10% या उसके हाफ अनुपात में कमी हो गई तो इसको घटते हुए कहते हैं। आप भाई आपने 20% बढ़ाया लेकिन ये लोग कम होते जा रहे हैं, तो बढ़ाने से अगर दूसरा चीज़ कम हो रहा है उत्पादन, तो ये घटते हुए पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। इसमें आपको वही पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से 3 टॉपिक आपने देखा और यहाँ पर बोला है पैमाने के घटते प्रतिफल के नियम लागू होने के कारण किन कारणों से होता है। तो साधनों के बीच अपूर्ण स्थानापन्न होने के कारण सीमांत उत्पादन घटने लगता है। तो हो सकता है लंबे समय तक एक मशीन को आप घसीटे पड़े हो और अब वो ख़राब होने की स्थिति में है, तो वो उत्पादन क्षमता ज़्यादा नहीं कर पाएगी, तो इसलिए उत्पादन में कमी आती है। ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट दिया हुआ है, आपको उनको पढ़ लेना है, ठीक है। अब यही आपका मेन टॉपिक था, पैमाने के प्रतिफल की अर्थ क्या है, अवधारणा क्या है, और ये बढ़ते हुए घटते हुए इन टॉपिकों को आपको डिटेल से पढ़ना। अंतर भी आप पढ़ लेंगे अगर आपके कॉलेज के बुक में दिया होगा, नहीं तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पैमाने के प्रतिफल का मेन क्वेश्चन वही था। तो यहाँ से हम वीडियो को करते हैं समाप्त, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंपॉर्टेंट अन्य क्वेश्चन के साथ।